अगली सुबह एएस ग्रुप्स की बिल्डिंग में। जैसे कि सारा ने पीहू से वादा किया था, वो विराज को मनाने के लिए कुछ सोचने लगी। कोई बहाना बनाने के लिए सोचते हुए सारा ने मन ही मन में कहा, मैं विराज से झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन मुझे कुछ भी करके आज विराज और पीहू के लिए एक डेट तो अरेंज करनी ही होगी। अब मैं क्या करूं? बहुत देर तक कुछ सोचने के बाद भी सारा को कोई सेटिस्फाइंग सॉल्यूशन नहीं मिला था। सारा को फिर अचानक से कुछ याद आया। उसने एक्साइटेड होते हुए मन ही मन में कहा, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? इस मैटर में मेरी हेल्प सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त ही कर सकता है। अब जब बात कुछ टेढ़ा करने की थी, तो सारा की मदद रोहन मल्होत्रा के अलावा और कौन कर सकता था? सारा ने टाइम वेस्ट किए बगैर रोहन को कॉल कर दिया। उसने रोहन को पूरी सिचुएशन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी। अपनी बात के कंक्लूजन पर आते हुए सारा ने रोहन से कहा, रोहन, अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? पीहू के साथ ये कोलैबोरेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी शर्त भी बहुत ज्यादा अजीब है। मैं तो विराज से झूठ नहीं बोल पाऊंगी। हेल्प मी। सारा ने अपनी पूरी राम कहानी रोहन को बता दी थी। उसे इस बात पर पूरा भरोसा था कि रोहन ही उसे कोई अच्छा सॉल्यूशन बता सकता था। आफ्टर ऑल, रोहन सारा का एडवाइजर जो था। सारा की पूरी बात को सुनकर रोहन मुस्कुराने लगा। सारा को कोई अच्छा सॉल्यूशन देने में उसे जरा भी वक्त नहीं लगा। रोहन ने सारा को सजेस्ट करते हुए कहा, देखो मेरी दोस्त, ये एक बहुत ही आसान सा काम है। अगर तुम विराज से झूठ नहीं बोल सकती तो मत बोलो, सिंपल। रोहन की कही ऐसी बात को सुनकर सारा कंफ्यूज हो गई। उसे रोहन की बात के पीछे का मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। सारा ने फिर रोहन से सवाल करते हुए कहा, मैं कुछ समझी नहीं, तुम साफ साफ बताओ। अब हमेशा सीधे काम करने वाली सारा को रोहन के पैतरे समझने में मुश्किल तो होनी ही थी। रोहन ने फिर सारा को एक्सप्लेन करते हुए कहा, तुम मुझसे कहो कि जाकर कोलैबोरेशन के डॉक्यूमेंट्स पर पीहू के सिग्नेचर लेकर आए। वो पीहू से काम के सिलसिले में मिलने जाएगा और पीहू उसके साथ डेट पर चली जाएगी। रोहन का बताया हुआ ये रास्ता सारा को बहुत कन्विंसिंग लगा, क्योंकि अगर वो इस रास्ते से चलती तो उसे विराज से कोई झूठ भी नहीं बोलना पड़ता और उसका काम भी पूरा हो जाता। सारा ने थैंकफुल होते हुए रोहन से कहा, क्या बात है रोहन, ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। इससे ना मैं विराज से कोई झूठ कहूंगी और ना ही पीहू को लगेगा कि मैंने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। थैंक यू सो मच। अपनी बात कहते हुए सारा रोहन को बहुत अप्रिशिएट किए जा रही थी। सारा की कही ऐसी बात को सुनकर रोहन की कॉलर टाइट हो गई। उसने अपने हमेशा के सेल्फ लविंग अंदाज में सारा से कहा, इट्स माय प्लेजर। वैसे इस सॉल्यूशन को ढूंढने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऐसे प्रॉब्लम्स तो मैं चुटकियों में हल कर देता हूँ। तुम तो जानते ही हो ना, मेरे स्मार्ट और इंटेलिजेंट दिमाग का कमाल। रोहन को लोगों से अपनी तारीफें सुनना काफी पसंद था और सारा को रोहन के ऐसे नेचर का अच्छे से पता था। सारा ने फिर रोहन से थैंक्स कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहन ने सारा को जैसे बताया था, उसने पीहू के साथ होने वाले कोलैबोरेशन के सारे पेपर्स तैयार करवा लिए। जैसे ही लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से सारा को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, सारा ने विराज को अपने ऑफिस में बुला लिया। अपनी बॉस के बुलाने पर विराज तुरंत सारा के ऑफिस में आ गया। उसने सारा से पूछते हुए कहा, सारा मैम, क्या आपको कोई इम्पोर्टेंट काम है? मैं आपकी कैसी हेल्प कर सकता हूँ? जब विराज सारा से सवाल कर रहा था, सारा का ध्यान कहीं और ही था। सारा विराज को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरे जा रही थी। विराज को खुद पर सारा की ऐसी नजरों को देखकर बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहे बिना और कुछ भी नहीं कर सकता था। विराज को हर एंगल से ऑब्जर्व करते हुए सारा ने मन ही मन में कहा, विराज दिख तो ठीक ही रहा है। एक डेट के लिए अगर कोई ऐसे जाएगा तो नॉर्मल ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि विराज को किसी मेकओवर की जरूरत है। सारा को अब जाकर ये बात रियलाइज हुई कि वो कुछ कहे बिना ऐसे ही विराज को घूरे जा रही थी। सारा ने फिर पॉइंट पर आते हुए विराज के सामने एक फाइल आगे बढ़ा दी। उस फाइल को देखकर विराज की आंखों में सवाल थे। उसने सारा से क्वेश्चन करते हुए कहा, मैम, ये कैसी फाइल है? इस पर किसी के सिग्नेचर चाहिए या फिर ये कोई नया प्रोजेक्ट है?
विराज को आज सारा कुछ अजीब लग रही थी। यूजुअली विराज के कुछ भी पूछने से पहले ही सारा सब क्लियर कर देती थी, लेकिन आज सारा बस उसे अजीब नजरों से स्टेयर कर रही थी। सारा ने फिर विराज के सवालों का जवाब देते हुए कहा, ये हमारे नए कोलैबोरेशन की फाइल है, तुम जाकर हमारी नई ब्रांड एम्बेसडर से इस पर सिग्नेचर्स लेकर आओ। अपनी कही ये बात खत्म करने के बाद सारा वापस से अपने काम में बिजी हो गई। विराज ऐसी आधी इंफॉर्मेशन सुनकर कंफ्यूज हो गया। वो अपनी सारा मैम को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता था, लेकिन वो खुद को सवाल करने से रोक नहीं पाया। विराज ने सारा से क्वेश्चन करते हुए कहा, वो सारा मैम, मुझे उनके सिग्नेचर्स लेने के लिए कहाँ जाना होगा? विराज का ये सवाल काफी लॉजिकल था। सारा ने उसे जवाब देते हुए कहा, ओ, ये बताना तो मैं भूल ही गई। तुम पहले सिटी अम्यूजमेंट पार्क चले जाओ और वहां जाने के बाद फाइल में लिखे हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर लेना। बाकी सब काम बाद में कर लेना, सबसे पहले जाकर ये काम करो। और हाँ, सिग्नेचर्स के बिना वापस मत आना। सारा का इतना लंबा जवाब सुनकर विराज उसे प्रोसेस करने लगा। उसने सारा की बात पर हामी भरी और उसके ऑफिस से बाहर चला गया। उसे जाते हुए देखकर सारा मुस्कुरा रही थी। विराज के वहां से जाने के बाद सारा ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, फाइनली मेरा काम हो गया, अब मुझे परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं अब लोगों को उनका प्यार पाने में मदद भी करने लगी हूँ। अभी जाकर ये बात मेरे बॉयफ्रेंड को बताती हूँ, उसे मेरी प्रोग्रेस के बारे में जानकर काफी खुशी होगी। मन ही मन नील से मिलने का डिसाइड करने के बाद सारा अपने ऑफिस से बाहर चली गई। शायद अब सारा ने भी रोहन और रोशेल की मैच मेकिंग टीम को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया था। दूसरी तरफ ऑर्किड एनक्लेव 15th फ्लोर। काफी देर से अर्जुन काम से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी बात पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। उसने इरिटेट होते हुए उन डॉक्यूमेंट्स को बंद कर दिया और टेबल पर पटक दिया। अर्जुन ने खुद से ही चिढ़ते हुए कहा, डैम इट, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सारा की बच्ची भी ना, इसके चक्कर में मेरी लाइफ के 13 बज चुके हैं। खुद तो किसी को शादी के लिए हाँ कर चुकी है और मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी शादी को तोड़ रही है। अब मैं क्या करूं? जब से सारा ने शान के साथ ब्रेकअप करके नील को शादी के लिए हाँ कहा था, अर्जुन की हालत बहुत बुरी हो गई थी। शालिनी ने उससे कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन अर्जुन खुद ही उससे बात नहीं करता था। पिछले 2-3 दिनों से शालिनी उसे कंटिन्यूअसली कॉल किया करती थी, लेकिन अर्जुन को लग रहा था कि शालिनी उसे ब्रेकअप का बताने के लिए ही कॉल कर रही होगी, तो इसी वजह से वो शालिनी के कॉल्स को आंसर नहीं करता था। जब अर्जुन इसी बारे में सोच रहा था, उसका फोन फिर से बजने लगा। अर्जुन ने देखा कि शालिनी की ही कॉल थी। जैसे ही अर्जुन ने कॉलर्स आईडी पर शालिनी का नाम फ्लैश होते हुए देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ही बदल गए। अर्जुन ने कंफ्यूज होते हुए खुद से ही कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो शालिनी की बहुत याद भी आ रही है, लेकिन अगर मैंने कॉल उठा लिया तो शालिनी जरूर मुझसे ब्रेकअप के बारे में ही कुछ कहेगी। अब मेरा क्या होगा? अर्जुन जब खुद से ही बड़बड़ा रहा था, उसने गलती से कॉल को आंसर कर दिया। अपने साथ हुई इस गड़बड़ी को देखकर अर्जुन ने अपना सिर पीट लिया। उसने दिल ही दिल में डिटरमिन्ड होते हुए कहा, अब जब मैंने कॉल उठा ही लिया है तो मैं शालिनी से बात कर ही लेता हूँ। अगर वो ब्रेकअप करने की बात कहे तो मैं बात को वहां तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। अब जो होगा देखा जाएगा। अर्जुन ने मोबाइल को अपने कान से लगा लिया। इस पॉइंट पर अर्जुन ने अपना मन पक्का कर लिया था। उसने कई दिनों के बाद शालिनी की आवाज सुनी। शालिनी ने कहा, अर्जुन, कहीं तुम्हारा मेरे साथ ब्रेकअप करने का तो कोई प्लान नहीं है ना? अपनी ये बात कहते हुए शालिनी कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही थी। उसकी ऐसी बात सुनकर अर्जुन की हवाइयां उड़ गईं। उसने मन ही मन में कहा, मैं तो ये टॉपिक छेड़ना ही नहीं चाहता था और शालिनी तो इसी ब्रेकअप इशू से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रही है। अर्जुन ने फिर शालिनी से सवाल करते हुए कहा, मेरी जान, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं भला क्यों ब्रेकअप की बातें करने लगा? अर्जुन शालिनी के साथ ऐसे बात कर रहा था मानो उन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। शालिनी ने उसकी कही ये बात सुनकर अर्जुन से कहा, अच्छा, तो मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे तो लगा कि सारा और शान के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम भी मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो।
अपने आखिरी शब्द कहते हुए शालिनी बहुत इमोशनल हो गई थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर अर्जुन की सांस में सांस आ गई। उसने दिल ही दिल में कहा, थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि आज शालिनी फोन में से ही मुझे रिंग फेंक कर मारेगी, लेकिन आपने बचा लिया। मैं तो खामखा ही परेशान हो रहा था। अर्जुन को इस बात की खुशी थी कि शालिनी उन दोनों के रिश्ते को किसी भी वजह से खत्म नहीं करना चाहती थी। उसने फिर शालिनी को समझाते हुए कहा, अरे तुम भी ना ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाती हो। मैं भला तुमसे ब्रेकअप क्यों करूंगा? वो तो मैं बस काम में थोड़ा बिजी था, इसलिए तुम्हारे कॉल्स उठा नहीं पाया। अर्जुन का ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद शालिनी को अच्छा लगा। उसने फिर अर्जुन से एश्योरिटी मांगते हुए कहा, अर्जुन, तुम मुझे एक प्रॉमिस करो। भले ही दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तुम मुझे और मेरे कॉल्स को इग्नोर मत करना। प्रॉमिस? शालिनी की ऐसी बात सुनकर अर्जुन के दिल में नरमी छा गई। वो इतनी दूर से भी शालिनी की आंसू भरी आंखें देख पा रहा था। उसने शालिनी से वादा करते हुए कहा, प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं, आज के बाद तुम्हें और तुम्हारे कॉल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगा। और अगर ऐसा किया ना, तो तुम मुझे अच्छा सबक सिखाना। अपने आखिरी शब्द कहते हुए अर्जुन हंसने लगा। उसने इमेजिन किया कि शालिनी भी स्माइल ही कर रही होगी। अर्जुन की बात सुनकर शालिनी ने उससे सवाल करते हुए कहा, तो बताओ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए कब आऊं? और कुछ ही मिनटों में अर्जुन और शालिनी की गलतफहमी दूर हो गई। अक्सर कुछ देर बातें करने से सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। जैसे कि उसकी सारा मैम ने कहा था, विराज गोवा के सिटी अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गया। विराज ने देखा कि पूरे अम्यूजमेंट पार्क में चहल पहल मची हुई थी। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। सभी अलग अलग एक्टिविटीज को एंजॉय कर रहे थे। अपने आसपास के ऐसे खुशी भरे माहौल को देखकर विराज को अपना बचपन याद आने लगा। अम्यूजमेंट पार्क जैसी जगह पर आए हुए विराज को कई साल हो चुके थे। ढेर सारी तरह तरह की राइड्स को देखते हुए विराज ने मन ही मन में कहा, मैंने यहाँ आते हुए इस बात को इमेजिन भी नहीं किया था कि आज मुझे वापस से बचपन एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सच में कितना मजा आता था जब मैं आई और बाबा के साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाया करता था। अब तो छुट्टियां कैसे आती हैं और कैसे चले जाती हैं पता ही नहीं चलता। विराज को इस अम्यूजमेंट पार्क में आकर एक अलग ही अटैचमेंट फील हो रहा था। इधर उधर देखते हुए अचानक से विराज को अपने यहाँ आने की वजह याद आई। विराज ने अपनी बेवकूफी पर अपना सिर पीट लिया। फिर उसने सारा की दी हुई फाइल को खोला और उसमें मेंशन किए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल लगाया। विराज ने जैसे ही कॉल कनेक्ट किया, कुछ ही देर बजने के बाद किसी ने कॉल आंसर किया। हेलो, क्या तुम अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच चुके हो? फोन की दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज सुनकर विराज कंफ्यूज हो गया। उसे वो आवाज बड़ी जानी पहचानी लग रही थी। विराज ने उस आवाज के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, ये आवाज मैंने कहीं ना कहीं सुनी है, और इन मैडम को कैसे पता कि मैं एएस ग्रुप से उन्हें मिलने आया हूं? अपनी सोच में गुम विराज ने फिर अपने फोन की कॉलर्स आईडी पर देखा। विराज ने जब वो नाम पढ़ा, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने इस बारे में सपने में भी नहीं सोचा था कि वो यहाँ पीहू से मिलने आया था। विराज ने फिर सरप्राइज्ड होते हुए पीहू से कहा, मिस पीहू, क्या एएस ग्रुप्स की नई ब्रांड एम्बेसडर आप हैं, या फिर मुझे कोई गलतफहमी हो रही है? जब सारा ने सुबह विराज को यहाँ आने का बताया था, ये ट्रिप विराज के लिए किसी नॉर्मल बिजनेस विजिट से कम नहीं थी। लेकिन अब जब उसने इस इरिटेटिंग टावल वाली लड़की की आवाज सुन ली थी, तो यहाँ से जल्द वापस जाना चाहता था। विराज के ऐसे सवाल को सुनकर पीहू ब्लश करने लगी। उसने अपने प्रिंस चार्मिंग के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, क्या तुम्हें ये बात जानकर बहुत खुशी हो रही है? थैंक यू। पीहू विराज के यहाँ होने से कितनी खुश थी, ये उसकी आवाज से साफ साफ झलक रहा था। उसके ऐसे अजीब से जवाब को सुनकर विराज का मुंह बन गया। उसने पीहू के जवाब के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, ये टॉवल वाली लड़की बहुत ही स्ट्रेंज है। सवाल भी खुद पूछती है, उस सवाल का जवाब भी खुद अज्यूम कर लेती है, और ऊपर से खुद के ही ख्याली पुलाव पकाने के टैलेंट पर दूसरों को थैंक्स भी कहती है। विराज खुद से ही बातें करने में इतना बिजी हो गया कि उसने पीहू की बात पर कुछ रिएक्ट ही नहीं किया।
लेकिन अगर इस बात को नोटिस कर लेती तो वो पीहू कैसी? उसने विराज से सवाल करते हुए कहा, विराज, तुम अभी कहाँ हो? मैं खुद तुमसे मिलने आती हूँ। पीहू की कही ऐसी बात सुनकर विराज वापस अपने होश में आया। उसने पीहू की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, आप बताइए, आप कहाँ हो? मैं ही वहां आ जाता हूँ। आपका पब्लिक में ऐसे आना जाना डेंजरस हो सकता है। विराज के ऐसे केयरिंग ऑफर को सुनकर पीहू शर्माने लगी। उसने फिर विराज को अपने रीसेंट लोकेशन के बारे में बताया और उसका वेट करने लगी। कुछ देर बाद विराज पीहू की बताई हुई जगह पर पहुंच गया, लेकिन उसे वहां पर पीहू कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। विराज ने जब अपने आसपास देखा, वहां पर कोई कॉलेज की लड़की खड़ी थी। विराज ने फिर परेशान होते हुए मन ही मन में कहा, अब ये क्या नई मुसीबत है? मिस पीहू कहाँ चली गई? ऐसे पब्लिक प्लेस पर मिलने की जरूरत क्या है? किसी रेस्टोरेंट में मिले होते तो इतनी परेशानी नहीं होती। अब मैं इन्हें कहाँ ढूंढूं? जब विराज खुद से ही पीहू की शिकायतें कर रहा था, किसी ने आकर उसे पीछे से गले लगा लिया। अपने साथ ये क्या हो रहा है ये समझने की कोशिश करते हुए विराज कंफ्यूज हो गया। जब विराज ने पलटकर पीछे देखा, वो दंग रह गया, क्योंकि जिस लड़की ने विराज को हक किया हुआ था वो वही कॉलेज की लड़की थी। विराज ने इम्पल्सिव होते हुए उस लड़की को अपने आप से दूर किया और उससे सवाल करते हुए कहा, ये क्या हरकत है? क्या मैं आपको जानता हूँ? लड़कियों को औरों से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। विराज अपनी बात कहते हुए बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा था। उसने देखा कि उसके सामने खड़ी वो लड़की 19-20 साल की होगी। उस लड़की ने पिंक कलर का शॉर्ट जंपसूट पहना हुआ था और बालों को हेयर बैंड लगाकर बांधा हुआ था। विराज ने जब उस लड़की का चेहरा देखा, वो शॉक्ड हो गया। विराज ने देखा कि वो लड़की कोई और नहीं, पीहू रायचंद थी। अपने सामने पीहू को ऐसे देखकर विराज की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उसने देखा कि पीहू की आंखों में आंसू आ गए थे और वो बस अब रोने ही वाली थी। विराज ने जब याद किया कि कुछ देर पहले वो पीहू पर कैसे चिल्लाया था, उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा। विराज ने खुद को डांटते हुए मन ही मन में कहा, ये मैंने क्या कर दिया? अगर इस टावल वाली लड़की ने डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया तो मैं सारा मैम से क्या कहूंगा? जब तक विराज आगे क्या कहना चाहिए इस बारे में कोई फैसला ले पाता, बहुत देर हो चुकी थी। विराज ने देखा कि पीहू किसी छोटी बच्ची की तरह रोने लगी थी। विराज अब और ज्यादा ही परेशान होने लगा। उसने पीहू को शांत करने का डिसाइड किया और उसने पीहू को समझाते हुए कहा, मिस पीहू, आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं जानता नहीं था कि ये आप थी, इसलिए मैंने गुस्से में आपको डांट लगा दी। आई एम सॉरी, प्लीज मत रोइए। विराज आज किसी इमोशनल राइड से गुजर रहा था। पहले नॉस्टैल्जिया, उसके बाद सस्पेंस और अब उसकी हमेशा की नर्वसनेस। विराज की एक्सप्लेनेशन सुनकर अब पीहू की आवाज और भी बढ़ गई थी। वो इतनी जोर जोर से रोने लगी कि उन दोनों के आसपास से जो भी कोई गुजर रहा था वो क्यूरियस होकर उनकी तरफ देखे जा रहा था। विराज की हालत अब बहुत बुरी हो गई थी। उसे अचानक से कुछ याद आया। विराज ने फिर किसी बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये टावल वाली लड़की किस वजह से रो रही है। क्योंकि मैंने इसे डांटा या फिर गले लगाने से मना किया? मैं एक काम करता हूँ, इसे वापस से हक कर लेता हूँ, हो सकता है कि ये शांत हो जाए। जैसे ही विराज को ये आइडिया आया, उसने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंत ही उस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी कर दिया। जब विराज ने पीहू को गले लगा लिया, तब जाकर उसका रोना फाइनली बंद हो गया। विराज ने पीहू को हक किए हुए उससे माफी मांगते हुए कहा, मिस पीहू, प्लीज आप शांत हो जाइए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं जानबूझकर आप पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी ये मेरी ही गलती है। आप बताइए, आप मुझे जो भी सजा देंगी वो मुझे मंजूर है। मैं वैसे ही करूंगा जैसे आप कहेंगी। विराज की कही ऐसी बातें सुनकर पीहू के एक्सप्रेशंस ही बदल गए। अब तक जो पीहू रो रही थी, अचानक वो मुस्कुराने लगी। अपने प्रिंस चार्मिंग को खुद को ऐसे मनाते हुए देखकर पीहू का चेहरा लाल हो गया। उसने इस मोमेंट को एंजॉय करते हुए मन ही मन में कहा, अगर मुझे पहले से पता होता कि थोड़ा सा रोने से मेरा प्रिंस चार्मिंग खुद से मुझे हक कर लेगा तो मैं उस दिन ही रो लेती। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो इसी बात के लिए खुश हूँ कि विराज को मेरे आंसुओं से फर्क पड़ता है।
कुछ देर के बाद विराज को फाइनली पीहू को चुप कराने में कामयाबी हासिल हुई। उसने पीहू को किसी बेंच पर बिठाया और खुद जाकर उसके लिए आइसक्रीम और पानी की बोतल लेकर आया। विराज ने पीहू की तरफ आइसक्रीम बढ़ाते हुए उससे कहा, मिस पीहू, ये लीजिए, आपने जो फ्लेवर बताया था वही लाया हूं। आई होप आपको पसंद आएगा। विराज की कही ये बात सुनकर पीहू की आंखें चमकने लगी। उसने विराज के हाथों से आइसक्रीम ले ली और विराज को अपने साथ बैठने का इशारा किया। विराज पीहू को मना करने ही वाला था, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। विराज ने दिल ही दिल में अंदाजा लगाते हुए कहा, किसे पता ये टॉवल वाली लड़की फिर से रोना शुरू कर दे। मुझे वैसे ही करना चाहिए जैसे ये कह रही है। ऊपर से मुझे उस फाइल पर इसके सिग्नेचर भी लेने हैं। फिर विराज पीहू के साथ हर पॉसिबल कोऑपरेशन करने के नतीजे पर पहुंच गया। उस टॉवल वाली लड़की की तरफ देखकर स्माइल करते हुए विराज उसके साथ बैठ गया। पीहू आज की उसकी डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए अपनी हर कोशिश करने वाली थी और उसे अपने इस इंटेंशन में सक्सेस भी मिल रहा था। दूसरी तरफ अपने नए अचीवमेंट को सबके साथ शेयर करने के बाद सारा अपने ऑफिस वापस लौटी। आज सारा को ज्यादा काम नहीं था, तो इसलिए सारा ने कुछ देर आराम करने का प्लान किया। सारा जाकर अपने काउच पर लेट गई, लेकिन बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। सारा को बार बार उर्वी के साथ हुआ कन्वर्सेशन याद आ रहा था। उर्वी ने सारा से शान का जिक्र किया था। वो ये भी कह रही थी कि वो शान के बारे में नील को भी बता देगी। उर्वी मान की ऐसी बातें याद करते हुए सारा उठकर बैठ गई। उसे एहसास हुआ कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। जब सारा खुद को शांत करने की कोशिश में लंबी लंबी सांसें ले रही थी, कोई उसके ऑफिस में आ गया। सारा ने देखा कि वो कोई और नहीं, नील था। जैसे ही सारा ने नील को अपनी ओर आते हुए देखा, उसने नील को अपने पास बैठने को कहा। बेबी, तुम इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? नील ने सारा से फिक्र जताते हुए पूछा। नील के ऐसे सवाल को सुनकर सारा एब्सेंट माइंडेड हो गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे नील को क्या जवाब देना चाहिए। तो सारा ने उसे नॉर्मल सा जवाब देते हुए कहा, अब कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। सारा के ऐसे जवाब को सुनकर नील ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और उसे गले लगाते हुए सारा से कहा, इतनी छोटी सी बात, मुझे बुला लेती, मैं तो यहीं था। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं ना, तो अब तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। नील के ऐसे जवाब को सुनकर सारा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और नील की बाहों में अपनी आंखें बंद करके लेट गई। सारा ने डिटरमिन्ड लगते हुए मन ही मन में कहा, उर्वी, तुम्हें लोगों की लाइफ में इंटरफियर करना बहुत पसंद है ना? वेट एंड वॉच, तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम दूसरों के मामलों में अपनी नाक घुसाना भूल जाओगी। पूरे दिन पीहू को इधर उधर फॉलो करने के बाद अब विराज बहुत थक गया था। अम्यूजमेंट पार्क में प्रेजेंट हर राइड पर पीहू ने उसे घुमाया था। अब अगर कोई विराज को उस अम्यूजमेंट पार्क के किसी भी कोने के बारे में पूछता तो भी विराज बता सकता था। विराज ने फिर पीहू की तरफ देखकर उससे पेशेंस के साथ पूछा, मिस पीहू, क्या आप कहीं और जाना चाहती हैं? कोई राइड या फिर कोई गेम, या फिर क्या आप कुछ खाना चाहती हैं? ऐसी बात नहीं थी कि विराज को आज की डेट पसंद नहीं आई थी। बात तो बस इतनी सी थी कि आज का दिन उसके लिए सिर्फ एक ऑफिशियल विजिट था, ना कि कोई डेट। विराज की कही ये बात सुनकर पीहू ने अपना सिरनामे हिला दिया और कहा, थैंक यू सो मच मेरे साथ आज का दिन स्पेंड करने के लिए। पीहू के लिए आज का दिन कुछ ज्यादा ही स्पेशल था। पीहू के लिए ये बात समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि विराज आज उसके साथ सिर्फ सिग्नेचर्स के लिए घूम रहा था। लेकिन जब तक विराज उसके साथ था, पीहू को कोई भी शिकायत नहीं थी। विराज को चुपचाप चलते हुए देखकर पीहू ने ही बात को आगे बढ़ाया। उसने विराज से कहा, सारा दीदी किसी फाइल के बारे में कह रही थी, क्या वो फाइल अभी तुम्हारे साथ है? इतने लंबे दिन के बाद फाइनली अब जाकर विराज ने फाइल का जिक्र सुना था। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो सिग्नेचर्स की बात को कैसे छेड़ता। तो इसलिए जब पीहू ने सामने से वो बात कही तो विराज को सेटिस्फाइड फील हुआ। उसने पीहू की तरफ देखते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। विराज ने फिर उस फाइल को पीहू के आगे बढ़ा दिया। विराज ने पोलाइट होते हुए पीहू से कहा, मिस पीहू,
इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर सिग्नेचर्स कर दीजिएगा। टेक योर टाइम। विराज की कही ये बात सुनकर पीहू ने हामी भर दी। पीहू ने सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ने के बाद उन पर सिग्नेचर्स कर दिए। जब पीहू ने सिग्नेचर्स करके उस फाइल को विराज को वापस लौटा दिया, विराज दंग रह गया। उसने पीहू से सवाल करते हुए कहा, मिस पीहू, क्या आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ा भी है या नहीं? विराज ने देखा तो था कि पीहू डिटेल में उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रही थी, लेकिन वो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाया कि पीहू फ्री में एएस ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेट कर रही थी। उस कॉन्ट्रैक्ट में इस बात को साफ साफ लिखा हुआ था कि फाइनेंशियली दूसरी पार्टी को बिना किसी कीमत के एएस ग्रुप्स के साथ काम करना होगा। विराज को पीहू कुछ खास होशियार नहीं लगती थी, लेकिन उसने पीहू को इतना भी बेवकूफ होने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। विराज के ऐसे सवाल को सुनकर पीहू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उसने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, प्रिंस चार्मिंग, ये सब तुम्हारे लिए ही तो हो रहा है। इस डेट के बदले में एएस ग्रुप्स क्या किसी के भी साथ फ्री में कोलैबोरेट कर सकती हूँ। खुद से ही बातें करते हुए पीहू ने देखा कि विराज अभी भी उसकी तरफ जवाब के इंतजार में देखे जा रहा था। विराज की क्यूरियस आंखों में देखते हुए पीहू ने उसे बेफिक्र होते हुए कहा, हाँ, अब क्या मैं सारा दीदी से भी पैसे लेने लगी? अपनी ये बात कहते हुए पीहू ऑब्वियस सी स्माइल के साथ विराज की तरफ देख रही थी। पीहू के ऐसे जवाब को सुनकर विराज सरप्राइज्ड हो गया। वो इस बात से अनजान नहीं था कि पीहू सारा को बहुत पसंद किया करती थी, लेकिन उसने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वो सारा के साथ एक इतने बड़े कोलैबोरेशन के लिए 1 रुपया भी नहीं लेगी। विराज ने फिर पीहू से सवाल करते हुए कहा, मिस पीहू, लगता है कि आप हमारी सारा मैम को कुछ ज्यादा ही पसंद करती हैं। आज के पूरे दिन में विराज पहली बार स्माइल कर रहा था, लेकिन पीहू का ध्यान उसकी मुस्कान पर बिल्कुल भी नहीं था। जब भी बात पीहू की प्यारी सारा दीदी की आती थी, तब उसका ध्यान किसी और बात पर रहता ही नहीं था। पीहू ने फिर विराज की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। वो मेरी आइडल हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी जैसी बन पाऊं। अपनी ये बात कहते हुए पीहू के चेहरे पर बहुत ही प्राउड एक्सप्रेशंस थे। उसकी आंखों में उसकी सारा दीदी के लिए एक एप्रिसिएशन झलक रहा था। विराज ने फिर इस टॉपिक को ज्यादा ना खींचने में ही अपनी भलाई समझी। सुबह की शाम होने आई थी। सूरज ढल चुका था। विराज ने देखा कि पीहू भी अब थकी हुई लग रही थी। विराज ने फिर पीहू को लिफ्ट ऑफर करते हुए कहा, मिस पीहू, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं? विराज को अपने लिए केयरिंग होते हुए देखकर पीहू को बहुत अच्छा लगा। वो वक्त गवाए बिना तुरंत उसे हाँ कहने ही वाली थी, पर फिर पीहू को कुछ याद आया। उसने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, नहीं पीहू, तुम्हें ऐसे सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। विराज के बारे में भी सोचो। दिन भर मेरी हर बात मानते हुए विराज भी काफी टायर्ड फील कर रहा होगा। कुछ देर तक सोचने के बाद पीहू ने विराज को मना कर दिया। उसने विराज से कहा, नहीं, तुम्हें इतना जेंटलमैन बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मेरे ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। विराज ने देखा कि अपनी ये बात कहते हुए पीहू बहुत कैजुअल लग रही थी, तो इसलिए उसने भी पीहू को ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। वो जैसे ही पीहू से निकलने के बारे में कहने वाला था, उसने कुछ नोटिस किया। विराज ने देखा कि पीहू उसके सामने अपना हाथ आगे करके खड़ी थी। विराज ने कंफ्यूज होते हुए पीहू की तरफ देखा। उसने फिर अपने सामने खड़ी उस टावल वाली लड़की से सवाल करते हुए कहा, मिस पीहू, ये क्या है? आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? विराज का सवाल काफी ऑब्वियस था। उसके ऐसे सवाल को सुनकर पीहू खिलखिलाने लगी। उसने विराज के सवाल का जवाब देते हुए कहा, आज दिन भर तुमने मुझे बहुत ही सब्र के साथ झेला है, सो ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड है। अपनी ये बात कहते हुए पीहू की आंखों में अलग सी चमक नजर आ रही थी। उसने फिर अपने एक हाथ से विराज का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से एक छोटा सा पेन ड्राइव विराज के हाथों में रख दिया। जैसे ही पीहू ने उस पेन ड्राइव को विराज की हथेली पर रखा, विराज के चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल गया। अपने हाथों में किसी पेन ड्राइव जैसी चीज को देखकर विराज कंफ्यूज हो गया और उसके ऐसे कंफ्यूजन भरे चेहरे को देखकर पीहू मुस्कुराने लगी। उसने विराज की ओर देखते हुए मन ही मन में कहा,
प्रिंस चार्मिंग, तुम्हारे इस कंफ्यूजन को मैं अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा ना कि इस पेन ड्राइव के अंदर कौन सा ट्रेजर छुपा हुआ है, तुम मुझे खुद आकर थैंक्स कहोगे। पीहू के इरादे विराज के पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि पीहू ने इस पेन ड्राइव के अंदर क्या सेव किया होगा। विराज ने फिर दिल ही दिल में कहा, ये टॉवल वाली लड़की जैसी है, इस पेन ड्राइव में जरूर कुछ अजीब सी चीज होगी। मुझे जरा भी हैरत नहीं होगी अगर इसमें इस लड़की के अलग अलग पोजेस में खींचे हुए फोटोग्राफ्स होंगे। विराज को अपनी ही सोच पर हंसी आ गई। फिर विराज ने कुछ भी कहे बिना उस पेन ड्राइव को अपनी पैंट की पॉकेट में रख लिया। जब पीहू ने देखा कि विराज ने कुछ कहे बिना ही उस पेन ड्राइव को अपने पास रख लिया था, पीहू को एक नई शरारत सूझी। पीहू ने फिर से अपने हाथ विराज के सामने बढ़ा दिए। इस बार बस इतना फर्क था कि इस पॉइंट पर पीहू अपने प्रिंस चार्मिंग को कुछ दे नहीं रही थी, उल्टा वो विराज से कुछ मांग रही थी। विराज ने पीहू की ऐसी हरकत को नोटिस करते हुए उससे सवाल किया। विराज ने पीहू से पूछा, क्या आप मुझसे कुछ मांग रही हैं मिस पीहू? बट मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए विराज कुछ ज्यादा ही इनोसेंट लग रहा था। अब पीहू ऐसा प्रिटेंड करने लगी जैसे कि वो कुछ सोच रही हो। विराज ध्यान से उसके एक्सप्रेशन में आए हर बदलाव को नोटिस कर रहा था। उसने देखा कि कुछ देर तक सोचने के बाद अब पीहू किसी नतीजे पर पहुंच चुकी थी और किसी अच्छे कंक्लूजन पर पहुंचने की वजह से वो कामयाबी की मुस्कान भी दे रही थी। पीहू ने फिर विराज की क्यूरियोसिटी को ज्यादा लंबा नहीं खींचा और उसकी तरफ देखकर पीहू ने कहा, अब जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मैं ही ले लेती हूँ। ये कहते हुए पीहू की आंखें अलग ही अंदाज में चमकने लगी। उसकी ऐसी बात को सुनकर विराज पीहू की तरफ सवालिया तरीके से देखने लगा। वो जैसे ही पीहू से कुछ पूछने वाला था, उसकी धड़कनें एक सेकंड के लिए रुक सी गईं। वो जब पीहू से कुछ पूछने की फिराक में था, पीहू ने झुककर विराज की गाल पर किस कर दिया। पीहू के इस एक्शन पर विराज कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। पीहू ने विराज को किस करने के बाद उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम्हारे पास कोई गिफ्ट नहीं था तो मैंने ही ले लिया। वैसे मिस्टर विराज दीक्षित, मिस पीहू आपकी गर्लफ्रेंड बनने में बहुत इंटरेस्टेड है, और हाँ, मिस पीहू रायचंद आपका ओपिनियन जानने में भी इंटरेस्टेड है। अपनी ये बात कहने के बाद पीहू वहां से भाग गई। उसके वहां से जाने के बाद भी बहुत देर तक विराज वैसे ही खड़ा रहा। अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था, ये प्रोसेस करने में विराज को बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर विराज ने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, क्या उस टॉवल वाली लड़की ने जो भी कहा वो प्रपोजल था? हाँ, उसने तो गर्लफ्रेंड बनने में इंटरेस्टेड होने का भी कहा था। मुझे क्या करना चाहिए? ओ गॉड, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। खुद से ही बातें करते हुए विराज इतना कंफ्यूज हो गया था कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वो कितनी देर से एक ही जगह पर खड़ा था। कुछ देर तक वहीं उस अम्यूजमेंट पार्क में टहलने के बाद विराज वापस अपने घर चला गया। दूसरी तरफ एम कॉर्पोरेशंस की बिल्डिंग में उर्वी मान के टेबल पर सारा और शान की साथ में कुछ तस्वीरें रखी हुई थी। उन पिक्चर्स को देखते हुए उर्वी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान ने जगह बना ली। अपने सामने बैठी हुई रीटा की तरफ देखते हुए उर्वी ने कहा, ये है हमारा ग्रैंड वेपन। अब इन पिक्चर्स को कैसे और कब नील सबरवाल तक पहुंचाना है, ये तुम्हारा कॉल है। उस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस उस सारा मलिक की बर्बादी को देखना चाहती हूँ। उर्वी की कही ये बात सुनकर रीटा की आंखें चमकने लगी। उसने किसी लालची लोमड़ी की तरह उन तस्वीरों को उठा लिया और उन्हें नफरत भरी निगाहों से देखने लगी। उन पिक्चर्स में सारा को हंसते हुए देखकर रीटा ने मन ही मन में कहा, तुम्हें खुश होने का कोई हक नहीं है सारा मलिक। तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़कियां कहीं भी जाएं, हमेशा खुशियों के लिए तड़पती ही रहती हैं। अब तो बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब ये फोटो सिर्फ नील सबरवाल ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। सारा को बर्बाद करने का प्लान करते हुए उर्वी और रीटा बहुत ही डिटरमिन्ड लग रही थी। अब तो बस ये देखना बाकी था कि शैतानी की जीत होने वाली थी या फिर अच्छाई की।